जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चा पर होंगे भोपाल संभाग के विदिशा जिले पर। तो दोस्तों, आज बताने वाले हैं कि विदिशा का नाम विदिशा क्यों पड़ा, किसने किया विदिशा का नामकरण। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज अपन महत्वपूर्ण विदिशा जिले पर विशेष रूप से चर्चाएं करने वाले हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से निकल कर आता है कि विदिशा का अपना क्षेत्रफल क्या होगा। विदिशा का क्षेत्रफल, तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे विदिशा का अपना क्षेत्रफल होगा 71 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया यह प्रश्न। यदि आता है कि विदिशा का कुल क्षेत्रफल होगा, तो याद रखिएगा 7371 यानी 7371 वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे विदिशा की तहसीलों की। यदि बात करें कि विदिशा में कुल तहसीलें हैं, तो कुल कितनी तहसीलें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पहले हमने एरिया यानी क्षेत्रफल की बात की, अब बात किसकी करने वाले हैं, अपने तहसीलों की। कि विदिशा में कुल कितनी तहसीलें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। विदिशा में तहसीलों की संख्या होगी 11। कितनी तहसीलें होंगी, 11। बात करेंगे विकास खंड, यानी अगर विकास खंडों का जिक्र करते हैं कि कुल विकास खंड है विदिशा में, तो कितने विकास खंड है दोस्तों, याद रखिएगा। विदिशा में विकास खंडों की संख्या होगी 7। कितनी होगी, 7। यदि आता है कि हमारे विदिशा में कुल विकास खंड स्थित है, तो दोस्तों कितने विकास खंड स्थित हैं, अपने 7 विकास खंड, यानी 11 तहसील और 7 विकास खंड आपके अपने विदिशा में स्थित है। बात करेंगे औद्योगिक केंद्र की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, औद्योगिक केंद्र, यानी विदिशा का अपना औद्योगिक केंद्र क्या होगा। तो दोस्तों याद रखना है कि विदिशा का जो औद्योगिक केंद्र होगा वह विदिशा ही होगा। क्या होगा, विदिशा का औद्योगिक केंद्र विदिशा। यदि आता है कि विदिशा का औद्योगिक केंद्र क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे विदिशा का औद्योगिक केंद्र होगा विदिशा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आता है नदी के किनारे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, नदी के किनारे। यदि कल प्रश्न निकल कर आता है कि विदिशा किस नदी के किनारे है या किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपना विदिशा बेतवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे। बेतवा नदी, जिसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है प्रदूषण के आधार पर, जिसका उद्गम रायसेन के कुमरा गांव से, रायसेन के कुमरा गांव से माना जाता है। उसी बेतवा नदी के किनारे है आपका अपना विदिशा। बात करेंगे प्राचीन नाम, यानी अगर बात करें प्राचीन नाम, यानी विदिशा को प्रारंभ में या प्राचीन समय में किस किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने विदिशा को भेलसा कहते थे। क्या कहते थे, भेलसा कहते थे। और क्या कहते थे दोस्तों, इसी को कहा जाता था बेसनगर। क्या कहा जाता था, बेसनगर। और इसी को क्या कहा जाता था, इसी को कहा जाता था वैश्यनगर। क्या कहते थे, वैश्यनगर। और क्या कहते थे दोस्तों, इसी को कहते थे भद्रावती। क्या कहते थे, भद्रावती। और क्या कहा जाता था, इसी को कहा जाता था भद्रावतीपुरम। क्या कहते थे दोस्तों, भद्रावतीपुरम। और क्या कहते थे इसी को कहते थे आलमगीरपुर। क्या कहते थे, आलमगीरपुर। और क्या कहा जाता था, इसी को कहा जाता था भैला स्वामी। क्या कहा जाता था दोस्तों, भैला स्वामी। यानी कल प्रश्न निकल कर आते हैं कि अपने विदिशा को प्राचीन समय में या इसके पुराने नाम क्या थे, तो किस किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसे अपन भेलसा भी कहते थे, बेसनगर भी कहते थे, वैश्यनगर भी कहते थे, भद्रावती भी कहते थे, भद्रावतीपुरम भी कहते थे,
आलमगीरपुर कहते थे और इसी को भैला स्वामी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भैला स्वामी भी कहा जाता था। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आता है विदिशा का नामकरण। यदि प्रश्न आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा कि विदिशा का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, विदिशा का नामकरण विदिशा का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। क्लियर दोस्तों? यदि आता है कल क्वेश्चन कि विदिशा का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे विदिशा का जो नामकरण किया गया था वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा विदिशा का नामकरण किया गया था। किसका नामकरण किया गया था? विदिशा का नामकरण किया गया था। यदि कल प्रश्न आता है कि विदिशा का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा विदिशा का नामकरण किया गया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विदिशा को मध्य प्रदेश राज्य का केंद्र माना जाता है। हमने क्या बात की है कि दोस्तों याद रखिएगा, जो अपना विदिशा है ना, उसे मध्य प्रदेश का केंद्र यानी सेंटर मानते हैं। जिस प्रकार से भारत का केंद्र बैतूल को, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का केंद्र कौन कहलाता है? विदिशा। कौन कहलाता है दोस्तों? विदिशा। तो क्लियर है। अब बात करेंगे विदिशा पे। तो हमने बात की कि विदिशा का जो क्षेत्रफल है वो है 7,371 वर्ग किलोमीटर। अगर तहसीलों का जिक्र करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 11 तहसीलें हैं। विकास खंडों की बात करते हैं तो विकास खंडों की संख्या है 7। अगर इसके औद्योगिक केंद्र की बात करते हैं कि विदिशा का अपना औद्योगिक केंद्र क्या होगा, तो दोस्तों विदिशा का औद्योगिक केंद्र विदिशा ही होगा। विदिशा किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों याद रखिएगा, यह बेतवा नदी के किनारे है। प्राचीन नामों की बात करते हैं तो विदिशा को भेरसा भी कहते हैं, देश नगर भी कहते हैं, वैश्य नगर भी कहते हैं, भद्रावती भी कहते हैं, भद्रावतीपुरम भी कहते हैं, आलमगीरपुर भी कहते हैं और भैला स्वामी भी कहा जाता था अपने विदिशा को। आते हैं नामकरण पर कि विदिशा का नामकरण किसने किया था, तो दोस्तों याद रखिएगा, विदिशा का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रपति बने थे। और जो 24 जनवरी 1950 याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 में पहली बार राष्ट्रपति बने और ये कब तक राष्ट्रपति पद पर रहे? 1962 तक। अर्थात राष्ट्रपति पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। किसका दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जिन्हें देश रत्न और आजाद शत्रु के नाम से भी जाना जाता है और जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार राज्य के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। और दोस्तों इनकी मृत्यु 1963 यानी सन 1963 में की गई थी। तो विदिशा का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था।
क्लियर। फिर हमने बात की है कि विदिशा को मध्य प्रदेश राज्य का केंद्र भी माना जाता है। जिस प्रकार से भारत का केंद्र बैतूल को माना जाता है, धरती का केंद्र उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर को माना जाता है, या पृथ्वी का केंद्र क्रोड कहलाता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का केंद्र क्या कहा जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश का केंद्र विदिशा जिले को ही माना जाता है। क्लियर। तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विदिशा चना के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। क्लियर है दोस्तों। हमने क्या बात की है कि जो मध्य प्रदेश का विदिशा जिला है ना दोस्तों, वह चना के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? चना के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर प्रथम स्थान रखता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। अपने मध्य प्रदेश राज्य में विदिशा एक ऐसा जिला है जो चना याद रखिएगा दोस्तों, जो अपनी रबी की फसल है। रबी की फसलें वे फसलें होती हैं जो आपकी याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। वे फसलें कहलाती हैं रबी की फसलें। तो दोस्तों चना के उत्पादन में यदि कल प्रश्न आता है कि चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी अर्थात प्रथम स्थान रखता है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपना विदिशा। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है, विदिशा में ही राजस्थान से प्राप्त सिरोंज तहसील को शामिल किया गया है। बहुत बड़ा प्रश्न है। हमने क्या बात की कि दोस्तों विदिशा में ही, अपने विदिशा में ही राजस्थान से प्राप्त एक तहसील है और जिसका नाम होगा सिरोंज तहसील। क्या नाम होगा? सिरोंज तहसील को शामिल किया गया है। कल प्रश्न निकल कर आता है कि राजस्थान से प्राप्त तहसील जिसका नाम है सिरोंज, मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा अपने विदिशा में। कहाँ पर? अपने विदिशा में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, विदिशा की सिरोंज तहसील से सिंध नदी का उद्गम माना जाता है। हमने क्या बात की दोस्तों कि यदि कल प्रश्न आता है कि सिंध नदी का उद्गम, याद रखिएगा सिंध नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो अपने विदिशा में जो सिरोंज तहसील है ना दोस्तों, वहीं से सिंध नदी का उद्गम माना जाता है, जिसके किनारे दतिया, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का लघु वृंदावन कहलाता है। दतिया लघु वृंदावन। तो दतिया किस नदी के किनारे है? तो सिंध नदी के किनारे। शिवपुरी किस नदी के किनारे है? तो शिवपुरी भी सिंध नदी के किनारे। और सिंध नदी का उद्गम कहाँ से है? तो राजस्थान में सिरोंज तहसील है। याद रखिएगा तो सिरोंज तहसील थी जो अपने विदिशा में शामिल कर ली गई ना। तो दोस्तों वही तहसील जो राजस्थान के विदिशा में शामिल की गई, सिरोंज तहसील कहाँ शामिल की गई है? विदिशा में।
उसी सिरोंज तहसील से सिंध नदी का उद्गम माना जाता है। यदि कल प्रश्न आता है कि सिंध नदी का उद्गम कहाँ से है, तो अपने विदिशा में जो सिरोंज तहसील है वहीं से सिंध नदी का उद्गम माना जाता है, जिसके किनारे दतिया एवं शिवपुरी स्थित है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गंज बसौदा विदिशा में है। याद रखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की है कि मध्य प्रदेश का, अपने मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान, और जिसका नाम क्या है, गंज बसौदा, कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अपने विदिशा में। याद रखिएगा दोस्तों, 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे गर्म हॉट तहसील जो अगर स्वीकार की गई थी वो थी छतरपुर जिला में नौगांव तहसील। कौन सी? छतरपुर जिला की नौगांव तहसील। लेकिन कभी प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा उसका नाम गंज बसौदा है, और वह मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अपने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है गंज बसौदा, जो प्रदेश का सबसे हॉट प्लेस, गर्म स्थान के रूप में जाना जाता है। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न। यदि आता है कि उदयगिरी की गुफाएं, जिस प्रकार से बाघ की गुफाएं धार में है, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में है, उसी प्रकार से उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने विदिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विदिशा में। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है उदयगिरी की गुफाएं। क्लियर है? अगला विदिशा में ही बेतवा नदी से हलाली नहर निकाली गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न। याद रखिएगा दोस्तों, अपने विदिशा में ही, याद रखिएगा विदिशा में ही बेतवा नदी से, किस नदी से? बेतवा नदी से एक नहर निकाली गई है, और उस नहर का नाम क्या है? हलाली नहर। यदि कल प्रश्न आता है कि हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा हलाली नहर मध्य प्रदेश के अपने कहाँ पर? विदिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विदिशा में स्थित है। और यह नहर किस नदी से निकालकर बनाई गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा यह नहर बेतवा नदी से निकालकर बनाई गई है, और बेतवा नदी के किनारे ही आपका अपना विदिशा शहर स्थित है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि क्लास आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। तो लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आगे के महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। तो चलेंगे दोस्तों, लिया स्क्रीनशॉट, ले आप स्क्रीनशॉट इसका। चलें बात करेंगे विदिशा के आगे के बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जबकि हम बात करने वाले हैं विदिशा के बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य।
जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों फिर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि विदिशा में सम्राट अशोक जलाशय स्थित है। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सम्राट अशोक जलाशय, याद रखिएगा, सम्राट अशोक जलाशय स्थापित किया गया है या स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने विदिशा में सम्राट अशोक जलाशय स्थापित किया गया है। जलाशय यानी जल स्रोत यानी तालाब। क्लियर है? कहां पर है? अपने विदिशा में हलाली बांध स्थापित किया गया है। यदि आता है कल क्वेश्चन कि दोस्तों हलाली नहर, तो हमने पहले बात कर ली है कि विदिशा में स्थित है, लेकिन हलाली बांध मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है यह स्थापित किया गया है, तो दोस्तों अपने विदिशा में। हलाली बांध कहाँ पर स्थित है? तो अपने विदिशा में स्थित है हलाली बांध, हलाली नहर। कहाँ पर स्थित है? ये दोनों अपने विदिशा में ही स्थित हैं। अगला, विदिशा में जैन तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म हुआ था। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की कि अपने विदिशा में यानी मध्य प्रदेश के विदिशा में जैन तीर्थंकर, कुल कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? 24। पहले नंबर के तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। तो विदिशा में जैन तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म हुआ था। जैन तीर्थंकर शीतलनाथ जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा अपने विदिशा में। अगला, विदिशा से ही सम्राट अशोक और पुष्यमित्र शुंग एवं साधना सिंह व महादेवी संबंधित हैं। अब देखना दोस्तों, यदि कल क्वेश्चन आता है कि अपने विदिशा से कौन महान हस्तियां संबंध रखती हैं या संबंधित हैं, तो पहले तो हमने यही बताया है कि जैन तीर्थंकर शीतलनाथ जी की जन्मभूमि विदिशा है। फिर हमने क्या बात करने जा रहे हैं कि विदिशा से ही सम्राट अशोक
सम्राट अशोक का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो विदिशा से। और पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग, इनका संबंध भी कहां से है? अपने विदिशा से। और साधना सिंह यानी शिवराज सिंह की पत्नी, याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी कौन है? साधना सिंह। इनका संबंध भी कहां से है? विदिशा से। एक नाम दूसरा जिक्र किया हमने, महादेवी, ये सम्राट अशोक की पत्नी है। अगर साधना सिंह शिवराज की पत्नी है तो महादेवी सम्राट अशोक की पत्नी है। और दोनों का संबंध कहां से है? दोनों का संबंध है अपने विदिशा से। कहां से संबंध रखते हैं दोनों? विदिशा से। क्लियर? अगर आता है कि महादेवी या साधना सिंह या सम्राट अशोक या पुष्यमित्र शुंग संबंध रखते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, ये अपने विदिशा से संबंध रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं? विदिशा से। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ विदिशा से ही संबंधित है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश के किस जिला में है या मध्य प्रदेश के किस जिला से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये अपने विदिशा से। किस जिला से? तो अपने विदिशा से संबंध रखता है। याद रखिएगा, किस जिले से? विदिशा से संबंध रखता है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहां पर? अपने विदिशा में। क्लियर है? क्लियर है? कहां पर स्थित है? अपने विदिशा में स्थित है। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, विदिशा में 2 जुलाई 2015 को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किसान सभा को संबोधित किया गया था तथा इसी संबोधन के दौरान सन 2016 को गरीब किसान वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न। इस प्रश्न को थोड़ा धैर्यता से समझना होगा दोस्तों। हमने क्या बात की है कि विदिशा में, यानी कहाँ की बात कर रहे हैं? अपने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की। तो विदिशा में 2 जुलाई 2015 को, कब की बात करने जा रहे हैं दोस्तों? 2 जुलाई 2015 को शिवराज सिंह चौहान, यानी जो वर्तमान के मध्य प्रदेश के सीएम, चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री साहब हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा किसान सभा को, याद रखिएगा,
किसान सभा को संबोधित किया गया। अर्थात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 2 जुलाई 2015 को विदिशा में किसान सभा रैली को संबोधित किया और तथा इसी संबोधन के दौरान सन 2016 को गरीब किसान वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। किसके द्वारा? यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा कि 2016 को गरीब किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। गरीब किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। किसे? अपने 2016 को। और इसकी घोषणा कहा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने विदिशा में किसान जनहित सभा को संबोधन के दौरान। क्लियर दोस्तों? अगला, विदिशा में मंदिर, यानी मंदिर कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। यदि मंदिरों की बात करते हैं कि विदिशा में मंदिर प्रसिद्ध है या मंदिर स्थित है, तो दोस्तों जैसे नाम सुना होगा माला देवी का प्रसिद्ध मंदिर। माला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो माला देवी का प्रसिद्ध मंदिर अपने विदिशा में। एक नाम सुना होगा नीलकंठेश्वर, याद रखिएगा, नीलकंठेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह भी अपने विदिशा में। एक नाम सुना होगा शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, यह भी अपने विदिशा में। एक और नाम सुना होगा दोस्तों दशा अवतार मंदिर, याद रखिएगा, दशा अवतार मंदिर। यानी कल आता है कि दशा अवतार मंदिर कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, दशा अवतार मंदिर यह भी अपने विदिशा में ही अत्यधिक प्रसिद्ध है। कहाँ पर? अपने विदिशा में ही प्रसिद्ध है। तो क्लियर? यहाँ मंदिर कौन से हैं? तो जैसे माला देवी का मंदिर विदिशा में प्रसिद्ध है, नीलकंठेश्वर का मंदिर यह भी विदिशा में प्रसिद्ध है, शीतला माता का मंदिर या शीतला देवी का मंदिर विदिशा में ही, और दशा अवतार मंदिर यह भी अपने विदिशा में ही अत्यधिक प्रसिद्ध है। बात करेंगे दोस्तों उद्योग। किसकी बात करने जा रहे हैं कि विदिशा में प्रसिद्ध उद्योग कौन कौन से प्रसिद्ध है। किसकी बात करेंगे दोस्तों? उद्योगों की, कि विदिशा में कौन कौन से उद्योग अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो जैसे पहला वनस्पति घी कहाँ बन तैयार होता है? अपने विदिशा में। वनस्पति घी कहाँ बनाया जाता है? विदिशा में। अगला प्लास्टिक के पाइप, याद रखिएगा, प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं ना दोस्तों, वो भी कहाँ बनते हैं? अपने विदिशा में। यानी प्लास्टिक के पाइप कहाँ बनते हैं? विदिशा में। वनस्पति घी कहाँ बनता है? विदिशा में। और दोस्तों एक और आपने नाम सुना होगा कटीले तार वाले जो तार होते हैं ना दोस्तों, तो ये भी कहाँ है? प्रसिद्ध है अपने विदिशा में। कहाँ पर? अपने विदिशा में। कहाँ पर? अपने विदिशा में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, विदिशा में। तो हमने क्या बात की कि अगर विदिशा के उद्योगों की बात करते हैं तो यहाँ पर वनस्पति घी भी तैयार किया जाता है। प्लास्टिक के पाइप, यानी प्लास्टिक के पाइप जो बिजली फिटिंग के होते हैं या सिंचाई करने वाले पाइप होते हैं या मान लीजिए जेड वाले पाइप होते हैं, वो सब कौन? आपके कहाँ पर? विदिशा में। और विदिशा में ही कटीले तार, याद रखिएगा दोस्तों, कटीले तार जो तार बारी वाले तार होते हैं जो बारी के यूज में करते हैं, खेती किसानी के रूप में करते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा कटीले तार भी अपने विदिशा में ही बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? अपने विदिशा में ही बनते हैं। अगला परियोजना यानी विदिशा में एक परियोजना बहुत प्रसिद्ध है। उस परियोजना का नाम क्या होगा? उस परियोजना का नाम होगा सम्राट अशोक परियोजना। याद रखिएगा विदिशा में परियोजना कौन सी स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा सम्राट अशोक परियोजना।
यानी सम्राट अशोक परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सम्राट अशोक परियोजना यह आपके विदिशा में। कहां पर? विदिशा में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विदिशा प्रदेश में हाथी दांतों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो हाथी दांत, याद रखिएगा एलिफेंट, किसकी बात कर रहे हैं? एलिफेंट की। विदिशा प्रदेश में हाथी दांतों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। अर्थात विदिशा हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो हाथी दांतों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथी दांतों के लिए। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, विदिशा में मोहम्मदगढ़ का दुर्ग स्थापित किया गया है। यदि आता है कि दोस्तों मोहम्मदगढ़ का दुर्ग, अब कई लोगों के दिमाग में दुर्ग क्या होता है? तो ये किला की भांति होता है। याद रखिएगा, किलों के गेट में बनाए जाते थे गुर्जा टाइप की, जिनमें बंदूकों की मारे बनाई जाती थी। सुरक्षा की दृष्टि से ऊंचाई पर बनाए जाते थे और अत्यधिक ऊंचे होते थे, अत्यधिक मजबूत होते थे और आक्रमण के दौरान वहीं से क्या किया जाता था? निशानेबाजी साधी जाती थी। तो यदि कल आता है क्वेश्चन कि मोहम्मदगढ़ का दुर्ग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा, मोहम्मदगढ़ का जो दुर्ग है वह मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। कहां पर स्थित है? विदिशा में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, विदिशा में लोहंगी पहाड़ी स्थित है। क्लियर दोस्तों? यदि कल प्रश्न आता है कि लोहंगी पहाड़ी कहां पर स्थित है, तो दोस्तों अपने विदिशा में, यानी विदिशा मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर लोहंगी पहाड़ी भी स्थित है। क्लियर? अगला, विदिशा से ही 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्लियर दोस्तों? प्रारंभ हुआ था। हमने क्या बात की है कि अपने विदिशा से ही, याद रखिएगा दोस्तों, विदिशा से ही सन 1942, 8 अगस्त 1942, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 8 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा, अपने विदिशा से प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों विदिशा से। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, विदिशा को समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी बनाया था। यदि कल प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा शासक हुआ या ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था, तो दोस्तों याद रखिएगा, विदिशा को
समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का महान राजा जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, उसी ने विदिशा को अपनी क्या बनाया था दोस्तों, राजधानी। अर्थात समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान राजा जिसने विदिशा को सर्वप्रथम अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। अगला आते हैं क्वेश्चन कि विदिशा में पर्यटक स्थल, यानी पर्यटक स्थलों की बात करते हैं कि पर्यटक स्थल कौन कौन से स्थित है। मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, पर्यटक स्थल। कि पर्यटक स्थल कौन कौन से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो जैसे कि नाम सुना होगा गोरे सैनिक की कब्रिस्तान। गोरे सैनिक का कब्रिस्तान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गोरे सैनिक का कब्रिस्तान या गोरे सैनिक की कब्रिस्तान कहाँ पर है, तो यह अपने विदिशा का पर्यटक स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्यटक स्थल कहलाता है। जैसे एक नाम और आएगा चरण तीर्थ। क्या नाम आएगा, चरण तीर्थ। यह भी विदिशा का पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। कौन, चरण तीर्थ। जैसे एक नाम और आएगा हिंडोला तोरण। क्या नाम आएगा, हिंडोला तोरण। यानी विदिशा का हिंडोला तोरण भी एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। क्लियर, किसके रूप में, पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। एक जिक्र और आएगा ग्यारसपुर राजी की हवेली। याद रखिएगा दोस्तों, हमने बात की है कि विदिशा में पर्यटक स्थल कौन कौन से स्थित है। तो ग्यारसपुर राज, ग्यारसपुर राज, ग्यारसपुर राज। क्लियर दोस्तों, तो विदिशा में आते हैं कि पर्यटक स्थल कौन से हैं। तो गोरे सैनिक की प्रसिद्ध कब्रिस्तान कहाँ पर, विदिशा में, जो पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। चरण तीर्थ, यह भी विदिशा का पर्यटक स्थल है। और हिंडोला तोरण, याद रखिएगा, यह भी विदिशा में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और ग्यारसपुर राज जी की हवेली, ग्यारसपुर राज जी की हवेली, यह विदिशा में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि विदिशा से संबंधित दी गई जानकारी से कहीं न कहीं आपको आनंद की अनुभूति होगी, अर्थात संतोषी होगी, अर्थात अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर क्लास आपको बेहतर लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और जो भी भाई चैनल पर नए पहली बार आए हैं, तो उनसे हमारी अपील प्रार्थना रहेगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण क्लासें उन्हें टाइम टू टाइम उपलब्ध हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास को आगे बढ़ाते हुए। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।